बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान गनी साहब और प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब। आज की अहम खबर जो अभी जारी है, मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की अहम समाअत है। दो अहम मुद्दे थे, एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ दरख्वास्त थी, वो खारिज कर देगी, और दूसरी जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त है उसकी समाअत जारी है। 2 बार वक्फा आ चुका, अभी नमाज मगरिब का वक्फ है, उसके बाद भी कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों मामलात हैं क्या? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल क्या सवाल पूछ रही है, कौन पेश हो रहा है, वकला क्या दलाइल दे रहे हैं, ये अहम निकात हैं जिस पे आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन सर-ए-दस्त हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जनाब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के कल के एक इंटरव्यू से, जहाँ वो फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले का मामला था उस पर डट कर खड़े हैं कि ये फ़ौजी अदालत में ही चलना चाहिए। निगरान सरकार यानी फ़ौजी अदालतों के हक़ में है, और इस पर एतराज़ उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, बिलखुसूस वकला क़यादत कि ये निगरान सरकार का मैंडेट नहीं है। दूसरा, वो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ामात हैं उस पर काकड़ साहब फरमाते हैं कि वो संजीदा इल्ज़ामात नहीं हैं। क्यों नहीं ले रही उन इल्ज़ामात को निगरान सरकार संजीदा, ये एक मौजू है। फिर हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का जब हम जिक्र करते हैं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज भी नौशहरा मुखातिब थे, वो किसी और लाइन लेंथ पे हमें दिखाई देते हैं, जबकि साबिक सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से मनसूब जो बयान अखबारों की आज जीनत बना, उसमें तो वो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, साफ शफाफ इंतखाबात को होता हुआ देख रहे हैं। तो ये बाप बेटा क्यों मुख्तलिफ लाइन लेंथ पे हैं, इसका मकसद है क्या? इस पर बात होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिक्र भी होगा कि नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान तो गए, बाकी 2 सूबों में क्यों नहीं जा रहे, और उनके केसेस का क्या बनेगा। सबसे पहले शामी साहब ज़रा आपको जो काकड़ साहब का बयान था वो सुना दूँ आपको नाज़रीन को कि क्या फरमा रहे थे। सियासी अमल कतन नहीं था, ये मैं तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि वो एक सियासी अमल था। वो एक राइट्स के ज़िम्रे में, तोड़ फोड़ के ज़िम्रे में, जलाओ गिराओ के ज़िम्रे में था। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमला आवर होती है, जमीयत उलमा इस्लाम हमला आवर होती है, PTI हमला आवर होती है, अनवार हमला आवर होता है, सलीम हमला आवर होता है, मेरी नज़र में तमाम के तमाम लोगों को मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का सामना करना चाहिए। आप अगर ये समझते हैं कि स्टेट की इन इंस्टॉलेशंस पे किसी भी पॉलिटिकल वजह के तहत आप हमलावर होंगे और वो अननोटिस्ड जाएगा, वो अनपनिश्ड जाएगा, वो अनअटेंडेड जाएगा, मेरे ख्याल में ये गलतफहमी दूर कर ले। तो शामी साहब, ये क्या निगरान सरकार ये बयान दे के अपने जो इख्तियारात आइनी तौर पर उन्हें तफवीज़ किए गए उससे तजावुज़ करती है, आपको दिखाई देती है, या वो दुरुस्त लाइन लेंथ पे बात कर रहे हैं काकड़ साहब? देखिए, निगरान हुकूमत ने जो काम किया है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 रुकनी बेंच का, उसके खिलाफ अपील दायर की है जो कानून में प्रोवाइडेड है। यानी आप 184(3) के तहत जो दरखास्तों की समाअत होगी उसके खिलाफ लार्जर बेंच में अपील कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही का लार्जर बेंच जो है वो अपील सुनेगा। तो निगरान हुकूमत ने कोई खुद फैसला नहीं किया, और वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और उनकी राय में वज़न भी पाया जाता है। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका जो है उनकी राय से मुत्तफिक है कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होता है तो उसको तो आप सियासी कार्रवाई नहीं कह सकते, और उसको आप इंसानी हकूक का मसला भी नहीं कह सकते। तो पाकिस्तान के अंदर एक राय डिवाइडेड है इस पर। वकला और सियासी जमातें, उनका एक हिस्सा ये समझता है कि ये ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए जल्द अज जल्द। जबकि एक दूसरा मकतब फ़िक्र ये समझता है कि ये हमारी सिविल अदालतें जो हैं वो इस बात की अहल हैं कि वो इन मुल्ज़मों के ख़िलाफ़ मुक़दमात की समाअत कर सकें और इनसे निपट सकें। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात ज़ेर समाअत है, और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ये फैसला दे चुका है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, उनके जो मुल्ज़िम हैं, उनके मुक़दमात सिविल अदालतों में चलाए जाने चाहिए। उसके साथ ही आर्मी एक्ट की एक प्रोविजन जो है उसको भी उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। अब ये प्रोविजन 1952 से 1952 से चली आ रही थी,
और इसके तहत अब इसमें भी एक यानी एक बड़ा एक इख्तलाफ है कि भाई अगर आप कानून में तरमीम कर दें, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कह दें, तो फिर तो एक बड़ा खला वाक़ हो जाएगा और बड़े लोगों की हौसला अफजाई होगी कि वो आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले करें। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि दहशत गर्दों की हौसला अफजाई हो सकती है। लेकिन जो बात भी कही जा रही है, बुनियादी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये इख्तियार है कि इन मामलात का फैसला करे, ठीक, आईन और कानून की रोशनी में। ठीक है। और ये निगरान हुकूमत ने जो अपील की है वो सुप्रीम कोर्ट ही में अपील की है और सुप्रीम कोर्ट के एक छोटे बेंच के खिलाफ उसका जो फैसला है उससे इख्तलाफ किया है। तो जो भी आप इसमें इख्तलाफ करें और जो भी राय रखें, तो मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को ये मामला तय कर देना चाहिए। जो लार्जर बेंच है जी जी ऐसा ही तय कर दे, वो देखे कि जो मैं सलमान साहब का और प्रोफेसर साहब का इस पे कमेंट ले लूं, फिर मैंने सियासी जो उनका बयान था लेवल प्लेइंग की उस पर बात नहीं करनी, दुरुस्त है जी या नहीं है। और उसके बाद यह है कि जो 9 मई और 10 मई के जो मुल्ज़िम हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमात कहाँ चलेंगे। मेरा ख्याल सिविल कोर्ट में ट्रायल का ये मतलब तो नहीं होना चाहिए कि लोग बरी हो जाएंगे या उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो हमें मेरा ख्याल थोड़ा सा एक पार्टीजन एटीट्यूड की बजाय एक कौमी सतह पर इस डिबेट को उठाना चाहिए। ये इसी से मुझे ये सलमान साहब के लिए सवाल कि ये कौमी सतह पर शामी साहब ने बात की, इससे ये नहीं लगता कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बयान है सलमान साहब, ये एक रियासत की पॉलिसी है? जामी साहब, इस पर हतमी फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का होगा, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि ये कोई सियासी अमल तो नहीं था। जब ये एक्ट बना है, क्या उस वक़्त किसी ने ये सोचा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी, उसकी लीडरशिप वो अपने फॉलोअर्स को ये कहती नज़र आएगी कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो फ़लाँ जगह पे एहतजाज करने में कौन सा गैर कानूनी अमल होगा? देखिए, हम ये सारी सूरत देख रहे थे, हम रोज़ वहाँ से गुज़रते थे, एक हॉस्टाइल सा एटीट्यूड था और लीडरशिप अपने वर्कर्स को तैयार कर रही थी। क्या आप अपने दुश्मन के बारे में सोच सकते थे कि कभी दिन दिहाड़े वो इस तरह लाहौर के अंदर आकर एटमी तनसीबात, अपने हमारी फ़ौजी तनसीबात पर हमला करेंगे और ख़ास तौर पे हमारे जो शोहदा की यादगारें हैं वो जलाएंगे? मैं समझता हूँ कि हतमी फ़ैसला तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट का होगा, लेकिन इसमें मैं ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग बराह रास्त इस तरह के हमलों में मुलव्वस हैं, उनके गिर्द तो कानून का शिकंजा कसना भी दुरुस्त है और उनको सज़ाएँ देना भी दुरुस्त है। लेकिन वो जो घुन वो गंदम के साथ जो घुन भी पिस रहा है ना, हाँ। देखिए सियासी कारकुन जो हैं वो कुछ लोग इसमें बराह रास्त शामिल नहीं थे, लेकिन वो एक खौफ और राज की फ़ज़ा के अंदर वो भी टारगेट बनते नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक नज़ीर तो ऐसी कायम होनी चाहिए कि अगर आप अपनी सियासी तारीख उठा सेट हो जाना चाहिए। तो फौजी लीडरशिप के बारे में या डिक्टेटरशिप के बारे में पॉलिटिकल लीडरशिप अपने रिजर्वेशन का इजहार करती तो जरूर नजर आती थी। इस तरह के वाकयात नहीं हुए थे, और ना ही जब ये एक्ट बन रहा था किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा कि सियासी जमात या सियासी कारकुन इस तरह के वाकयात में मुलव्वस। प्रोफेसर, ये तजावुज़ कर रही है निगरान सरकार, या ये जो हालात वाक़यात हैं ये वाकई इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि ये फ़ौजी अदालत में चलना चाहिए और सरकार चाहे निगरान हो या दूसरी उसको साथ खड़ा होना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि निगरान हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, उसको आइन के मुताबिक ही चलना होता है, कानून के मुताबिक चलना होता है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फ़ैसला दे चुकी है, अपील की गई है, लेकिन ये भी हमारे यहाँ इस किस्म की कानूनी इजादात हुई हैं, इनोवेशन हुई है, लेकिन जिन ममालिक के बारे में मैं पढ़ाता हूँ या समझता हूँ, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं हो सकती। उसको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सारी दुनिया में जो एक मकसद है और एक नज़रिया है कि इट इज़ ए कोर्ट ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट, उसके बाद नहीं। यहाँ इन्होंने कवानीन में तरमीम करके, आइन में तरमीम करने की ज़रूरत थी, उन्होंने कानून में तरमीम कर दी कि अगर 4 जो हमारे जजेस हैं उनका फ़ैसला क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उस वक्त माना जाए जब 10 जज मुकर्रर हों। वो तो 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फ़ैसला दे चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे चुका है तो फिर सियासी हुकूमत को या गैर सियासी हुकूमत को
निगरान या मुस्तहकम हुकूमत को या सेनेट को ये मुनासिब नहीं है उनके लिए कि वो करारदाद पास करें जिस तरह से कि 4-5 लोगों ने सेनेट में बैठ के करारदाद पेश की। ये तो मुकम्मल तौर पे अदलिया की करारदाद की एक बात है डॉक्टर साहब, नहीं एक बात है, उसमें पीटीआई के सेनेटर्स ने क्या उसके खिलाफ खड़े हुए, मैं जमात की बात, क्या उन्होंने उस पर तनकीद की, ये बड़ा अहम नुक्ता है ना सर। मैं उनकी बात, मैं इदारे की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टीज की नहीं बात कर रहा। कोई इदारा दुनिया में ऐसा नहीं कर सकता, ये अदलिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी में बहुत बड़ी मदाखलत है। तीसरी बात, आप खुद सोचें कि अगर आप चाहते हैं कि जो मुल्ज़मीन हैं 9 मई के, 10 मई के या पहले के, कुछ के तो आप चलाते हैं जिनके खिलाफ खरबों अरबों डॉलर्स की करप्शन है इस मुल्क के अंदर, उनके मुकदमात, क्या वो मुल्क के दुश्मन नहीं है, मुआशरे के दुश्मन नहीं है? मुल्क को, फ़ौज को, सबको अदम इस्तेहकाम का, सलामती को, अमन को इस्तेहकाम नहीं किया, उनके मुकदमा तो आप वहाँ चलाते हैं, फ़ौजी अदालत में ही चलाते हैं। अब जिनके खिलाफ 9 और 10 मई के वाक़यात के मुकदमात हैं, उनको आप फ़ौजी अदालत में चलाना चाहते हैं, ये दोगलापन है। देखें, या तो आप ये मफरूज़ा ले रही हैं कि जो सिविल अदालतें हैं उनको ख़त्म कर दो, उनमें इंसाफ होता है नहीं, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। आपको उम्मीद ही नहीं कि जो जिनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको सज़ा मिल सकती है, तो आप इसलिए फ़ौजी अदालतें चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान हो या दुनिया का और कोई मुल्क हो, अगर आपने आइन, कानून और जमहूरियत की हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं, एक इख्तिलाफी नुक्ता नज़र आपका आ गया। दो किस्म के अदालती निज़ाम नहीं हो सकते, एक होना चाहिए। ठीक है, चलें अब ज़रा सियासी मौजूद जो मैंने रखा था वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिसको काकड़ साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से समझते हैं कि ये इल्ज़ाम संजीदा नहीं है, लेकिन उसके साथ हम देखते हैं सलमान साहब, बिलखुसूस ये सवाल आपके लिए प्रशामी साहब की जानिब में जाता हूँ, ये बार बार हम देख रहे हैं तवातुर के साथ कि बिलावल जलसे में कुछ और फरमा रहे हैं, जरदारी साहब फिर हफ्ता डेढ़ हफ्ता इंतज़ार करते हैं, कुछ छोटी सा बयान आ जाता है, कभी अखबार की सुर्खी बन जाती है। जैसे जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, उन्हें साफ शफाफ इंतखाब होता दिखाई दे रहा है। बिलावल अलबत्ता कह रहे हैं कि जी ये जेल में बैठा ये कह रहा है, जेल से बाहर आने वाला ये कह रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फलां है ढमकान है। ये कोई देखें, मुझे तो ये मुझे लगता है इख्तलाफ है, शायद ये काम तकसीम है, इसलिए कि आप तो अभी से देख रहे हैं ना, मैं तो आज से चंद हफ्ते पहले जब बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी 90 रोज़ के इलेक्शन पे ज़ोर लगा रही थी, उस वक़्त भी जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार किया था। दरअसल अगर आप इसे कीनली वाच करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पॉपुलर लीडरशिप सियासत कर रहे हैं और आसफ जरदारी साहब पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बात है कि इसका पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। देखिए, इसका अगर आप जरदारी साहब एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, जरदारी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे रह चुके हैं, और जो मुझे नज़र आ रहा है जिस तरह के मामलात आगे की तरफ चल रहे हैं, वो ऐवान सदर के जो साबिक मकीन है वो मुस्तकबिल के मकीन भी बन सकते हैं। ये बड़ी आप अहम पेशन गोई कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सोच समझ के यकसुई से कह रहा हूँ कि मुझे जरदारी साहब आने वाले वक्त में फिर ऐवान सदर के मकीन बनते नज़र आ रहे हैं। वो कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो साहब चूँकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो एक पॉपुलर स्टांस ले रहे हैं और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी शायद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत या उनकी लीडरशिप की सियासत पर असरअंदाज हो पाएंगे। देखिए जावेद साहब, मैं समझता हूँ कि माजी करीब में भी वो इकट्ठे थे और मुल्की हालात, मामलात और इंतखाबात के नतीजे में मुझे फिर वो आगे इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं। और अगर वो पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठा रहे हैं तो ये बड़ी संजीदा बात है। लेकिन अगर हम माजी में जाएं तो जब शहबाज शरीफ साहब कुछ और बयान दिया करते थे, नवाज शरीफ साहब कुछ और, तो उससे उनकी जमात को नुकसान पहुंचा था। मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि इस वक्त बिलावल साहब वही बात कर रहे हैं जो पीटीआई कर रही है। देखिए, ये इंतखाबात की शफाफियत, उसकी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना हैसियत के आगे अगर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं तो ये तो पीटीआई भी ये बात कह रही है। तो इसका जवाब आसफ जरदारी साहब को खुद देना चाहिए और पीपल्स पार्टी को मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। इससे एक कन्फ्यूजन, मेरा ख्याल बिलावल साहब को पार्टी के अंदर स्पेस नहीं मिल रही।
गई। लोग संजीदगी से बात आसिफ जरदारी साहब की ही लेते हैं और जरदारी साहब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसका पार्टी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। शामी साहब, ये वाकई क्या बाप बेटा की सियासत और सियासी बयानिए में कोई फ़र्क है, या ये बाहमी तालमेल का नतीजा है कि बस आपने ये बात करनी और मैंने ये बात करनी है, और क्या इसका इस सियासी जमात को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, ये सियासी जमातों के अपने टैक्टिक्स हैं। अच्छा। और जरदारी साहब एक एल्डरली सियासतदान है, वो ठहराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो इसमें बुरी बात तो नहीं है। ठीक है, बिलावल भुट्टो अपनी मुहिम चलाते रहे, लेकिन अभी तो इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत का आगाज भी कर दिया है सियासी जमातों के नुमाइंदों से मिलकर। जी, आज मुलाकात हुई है, शेख रशीद साहब भी उसमें थे। तो कवायद और ज़वाबित हैं, उनके बारे में गौर खौज हुआ है, उसमें एग्रीमेंट किया उन्होंने कुछ तरामीम पर भी बात हुई है जी। लेकिन मेरे ये ख्याल है कि इसको ज्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, और जिस तरह काकड़ साहब ने कहा है उसी तरीके से हमें भी करना चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड की तो उन्होंने बड़ी उम्दा वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आर्मी इंस्टॉलेशंस पे कोई एक जमात हमला करेगी या दूसरी करेगी या तीसरी करेगी, तो उसका मतलब यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि उन सब के साथ यकसा सलूक होगा, यानी सबके मुकदमात जो हैं वो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स पे चलेंगे और आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। तो उन्होंने तो बात बड़ी वादे कर दी है लेवल प्लेइंग फील्ड की। एक बात, दूसरी बात ये भी बात यहां हुई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक हतमी अदालत है, इसमें कोई शुबा नहीं। ठीक है, प्रोफेसर ये फरमा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जिन मामलात की समाअत इब्तदाई अदालत के तौर पे करती है, और 184 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मुकदमात हैं जिनकी इब्तदाई अदालत के तौर पर समाअत की है, तो अब वो जो इब्तदाई अदालत के तौर पर समाअत की है, वहां एक अपील का हक जो है वो क्रिएट किया गया है। और मेरा ख्याल ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है, क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी मामले में आप अपील का हक ना दे किसी भी मुल्ज़िम को। आप देखिए नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हो गए, जहांगीर तरीन साहब ताहयात नाअहल हो गए, कोई अपील का हक ही नहीं था, क्योंकि उन दोनों केसेस में इब्तदाई अदालत का काम किया ना सुप्रीम कोर्ट ने। सर, मैं बात करना चाहता हूं, इब्तदाई अदालत का काम सुप्रीम कोर्ट को गुरेज करना चाहिए, इंतहाई अदालत के तौर पर। इस पे प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वो भी सुन लें, उनके भी एतराज है इस पे, खिलाफी नोट उनका। एक बात है ना, दूसरी बात यह है जी, बात पूरी कीजिए पहले आप सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसलों पर एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, नामुनासिब बात है। आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करें और ये कहना कि हर मुकदमा जो करप्शन का चलना चाहिए तो फिर कत्ल का मुकदमा भी वहीं चलना चाहिए, और फिर जनाब ये यानी जो इंस्टॉलेशन है फौजी उन पर हमले का मुकदमा भी वहीं चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये खलते मबस है, ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। जो एक गैर मामूली मामलात हुए हैं 9 और 10 मई को, और हमें उनको गैर मामूली हालात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और सियासी जमातों को भी मिलके सोचना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए, और कोई रास्ता इज्तिमाई तौर पर निकालना चाहिए। ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब के इख्तिलाफी इसमें एक नुक्ता है, जरा वो सुन लीजिए। हिस्सा नहीं बनाना बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप इस पे क्या एतराज है आपको? कोई एतराज नहीं है, मैं सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले को इब्तदाई अदालत के तौर पर देखेगी तो मसाइल तो पैदा होंगे जो हमने मुख्तलिफ केसेस में देखे। नहीं, देखिए उसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कुछ अमूर में होती है। यहाँ मामला पाकिस्तान में पेचीदा इसलिए बना हुआ है कि जो अमूर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं होने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिए हैं। फैसला ये होना चाहिए कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के कौन से अमूर हैं, उनके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन एक दफ़ा फैसला हो चुका है तो उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। और सिमिलर केसेस में अगर फैसला मुख्तलिफ होता है तो वो जो पहले से एक प्रेसिडेंट मौजूद है वो ख़त्म हो जाती है कि हर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रेसिडेंट्स के मुताबिक चलता भी है, नहीं भी। यानी आप अपील के हक के खिलाफ हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती, रिव्यू नहीं होता, एक फैसला हो गया, हमें ये देखना चाहिए। कानून ने दे दिया है, मैं बात तो कर लूँ शामी साहब कि मैं जितना भी इख्तलाफ करें अब वो कानून का हिस्सा है। और जब आपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये बहुत से मामलात उठाए हैं, लोगों को शख्सी मामलात भी उठाए हैं, उनको सजाएं दी हैं,
और उनको उस पावर को एब्यूज किया है, तो उसके खिलाफ तो खुद सुप्रीम कोर्ट में एक आवाज बुलंद हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है। तो हमें मेरा ख्याल चीजों को सही तनाजुर में देखना चाहिए। अगर ऐसा कोई गलत फैसला हुआ है या वो अमूर जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं होने चाहिए, तो उससे आप सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को, साख्त को तो ना तबाह करें। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के तौर पे चला है। एक बात तो अच्छी है कि माजी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे वो पाकिस्तान के अंदर मुतनाज़ बने हैं। अब कोई ऐसा फैसला नहीं आ रहा, अब कोई ऐसा फैसला नहीं, इसका मतलब कंसेंसस से फैसले हो रहे हैं और फैसलों का अपना एक इम्पैक्ट है। और ये मामला यहाँ तक पहुँचने नहीं चाहिए। ये जो मामला 9 मई तक आए हैं, माजी के अंदर क्यों नहीं आए और किन लोगों ने किए हैं? वो जो निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये सियासी अमल तो नहीं था ना। सियासी अमल तो होता है कि आप रिलीज लगाएं, जलसे लगाएं, आप तकरीरें करें, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में मैंने नहीं सुना कि आप जाके अपने शहदा की यादगारें जलाएं, आप फौजी तनसीबात पर हमले करें, आप अपने एयरफोर्स को टारगेट करें। ये इससे तो एक नई कैफियत आ रही हुई है। मैं समझता हूँ कि खुद उस लीडरशिप ने भी मजम्मत किया है, खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी मजम्मत किया है और खुद उनके जिम्मेदारान ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब हमें कहा गया तो हमने कहा कि हम इस गिराव जलाओ का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये 9 और 10 मई के वाक़यात की अक्सर बात मीडिया में होती रहती है। मेरी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन बना लें जो उन बात की तहकीकात भी करे कि कौन लोग मुलव्वस थे, कौन नहीं मुलव्वस थे, ताकि अगर कोई बेगुनाह लोग हैं वो ना मारे जाएं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, शवाहिद मौजूद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा सिविल अदालत में चलने चाहिए। कह चुका हूं लेकिन ये है कि आप अब ये ना हो कि आप अपने नेट को आप इतना ज़्यादा फैला दें कि उसमें मासूम लोग भी उसके अंदर आ जाएं। ऐसा ना करें, कमीशन बना दें, पता तो चले ना। आप जिस किस्म की बातें और कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुकदमे पे मुकदमात बन जाए हैं, अब 9 और 10 मई के वाक़यात के साथ जो एक ज़्यादती हुई है उसके साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे, कि उसका दामन अब इतना फैलाते जा रहे हैं कि उससे लोगों के जहन में शकूक व शुबहात पैदा होंगे। ऐसा ना करें। उस पर मुलव्वस नहीं है, उनके गिर्द तो कानून का शिकंजा कसना भी दुरुस्त नहीं है, उनकी पकड़ दकड़ भी नहीं। जो लोग बराह रास्त मौजूद हैं, वीडियोस में मौजूद हैं, जो सब कुछ करते नजर आ रहे हैं, उनका क्या कीजिए शामी साहब? उन वीडियोस का, ऑडियोस का, उन अमल, उन तमाम अमाल का जो आंखों से देखा, कैमरे ने कैच किया, जहां लोग वर्दी लहराते दिखाई दिए और आग लगाते दिखाई दिए, क्या उनको फिर फूलों के हार पहनाए जाए? देखिए, ये हमारी फौज भी अपनी है, सियासी जमातें भी अपनी हैं। हमें इसको कोई फिरका वाराना मसला नहीं बनाना चाहिए, इससे ऊपर उठकर गौर करना चाहिए। और ये बात तो तय है, देखिए आप जो भी कमीशन बना दें ना बना दें, जब मुकदमे चलेंगे तो हक, सफाई का हक भी हासिल होगा। वो सिविल में चलें, वो मिलिट्री कोर्ट में चलें, बरन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के और फैसले के ताबे ही चलेंगे। इससे कतई नजर सफाई का हक तो हासिल होगा और होना चाहिए, और किसी को भी बेगुनाह नहीं मुलव्वस करना चाहिए। अगर कोई मुलव्वस होगा तो उस बरी हो जाएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये कोई मौजू नहीं है जिस पर आपस में हम दींगा मुश्ती पे उतर आए। हमारी सियासी जमातों को भी बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए और हमारी फौज जो है उसको भी अपने एक वसी तनाजुर में चीजों को देखना चाहिए। मेरा तो ख्याल था कि जो पीटीआई है उसको भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मामले को डील करना चाहिए और बाकी जमातों को भी। देखिए, मिल बैठकर ये सियासी जमातें आपस में मिल बैठकर ये मामला पे गौर करें, तय करें, इत्तेफाक करें। शामी साहब, यही तो मसला है कि पाकिस्तान में डायलॉग की सियासत खत्म हो गई है। नहीं, उसमें तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म खुद फरमाते हैं कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जरूरत महसूस नहीं करते। नहीं जामी साहब, पिछले 10 साल से तो हम देख रहे हैं ना कि इस मुल्क के अंदर डायलॉग की सियासत होती थी। माजी के अंदर 2 पार्टीज थी, आपस में शदीद तरीन तनाव के बावजूद किसी न किसी मसले पे बैठ जाते। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन आप तीनों सीनियर से इख्तलाफ के साथ माजी। अब मसला ये हो गया है कि अब आपस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने की बजाय कहीं और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने की ख्वाहिश बड़ी तवाना हो जाती है ना सियासी रहनुमाओं के यहाँ, और उसी की वजह से फिर सियासी जो सिलसिला है, हुकूमतें बुलाती रही, हुकूमतें इश्यूज को रिजॉल्व करवाती थी। हमने तो ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ही कहता नजर आता है कि मैं बैठने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद जरा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अहम कार्रवाई उसका जायजा भी लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 2 अहम और मामला रह गए। एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अहम तरीन कार्रवाई है, जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ दरख्वास्त थी और जनाब जस्टिस मुजारिल अकबर नकवी साहब के खिलाफ।
तो उसमें अभी समात में वक्फ़ा है नमाज मगरिब का, उसके बाद भी समात जारी रहेगी। बड़ी दिलचस्प और अहमियत की हामिल ये आज की कार्रवाई है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा सियासी जो मंजरनामा है उस पर बात कर रहे थे। तो जो गैर मुल्की सफ़ीर इन दिनों हरकत में हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, जहांगीर तरीन साहब से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, और फिर जो एलामिये आ रहे हैं बड़े खुशनुमा किस्म के, उस पर लेकर के आम जो शहरी है उसके दिन में सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये क्यों मिल रहे हैं और वहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है। तो ज़रा इस मौजू को पहले ज़ेर बहस ले आते हैं। सलमान गनी साहब, आप एक अरसे से सियासी जमातों की जो सियासत है उसको देख रहे हैं। ये हालिया जो सुफरा की मुलाकातें हैं सियासी कायदीन से, इसका क्या मकसद है और इसमें क्या वाकई वो गुफ्तगू हो रही है जिसका एलामिया जारी किया जाता है? देखिए जामिद साहब, माजी के इंतखाबात में भी ये अमल होता था, लेकिन इस वसी पैमाने पे नहीं होता था कि अमेरिकी सफ़ीर एक ही दिन में तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप से मुलाकातें कर रहे हैं। उसी रोज़ आसफ जरदारी साहब से बरतानवी हाई कमिश्नर मिल रही हैं। देखिए, पाकिस्तान की एक इलाकाई अहमियत और हैसियत है। पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल तारी हुई है। जहाँ तक आप अमरीकी इन्वेस्टर की मुलाकातों की बात है, तो जिन लोगों से मुलाकात उनकी हुई है, यकीनन वो उन रुझानात के बारे में भी पूछते हैं। उनका जो एक तयशुदा होता है ना तर्ज अमल, वो कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं कि जी इंतखाबात के अंदर इंतखाबात ये मैं मौजू कता खलामी रोक लूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं तज़िया निगार जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। उनको जहमत दी थी उस मामले के लिए, इसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। शामी साहब, क़य्यूम सिद्दीकी साहब तशरीफ़ ले आएँ। सिद्दीकी साहब, ये फरमाइए, आप इस अहम कौंसिल की कार्रवाई को देख रहे हैं, आज कवर भी कर रहे हैं। ये जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो किसने दायर की थी और उनसे मनसूब के जी उनसे समात के दौरान बड़े तल्ख सवाल पूछे गए और उस दरख्वास्त का क्या बना? फिर मैं आता हूँ जनाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के बारे में। पहले तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसके साथ क्या हुआ वो तो बयान कर दीजिए। जी हाँ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि उसकी शिकायत कुनिंदा जो थी वो मिसेज आमना मलिक हैं लाहौर की, जो कहती हैं कि वो सिविल सोसाइटी से उनका ताल्लुक है। उनकी कंप्लेंट थी और उस पर जो है वो ये कहा गया था कि शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कोई लोन वगैरह लिया था और अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर दाखिल नहीं किया था, जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट हैं और वो उन्होंने जाहिर नहीं किए हैं। तो इस हवाले से उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया और ये इस मिसकॉन्डक्ट की वजह से जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो इस पे जो अब तक की इत्तलात हमारी ज़राए से पहुंची हैं और मिसेज आमना मलिक से जो हमारी बात हुई है, मिसेज आमना मलिक तकरीबन आधे पौने घंटे से जायद जो है ना ये कार्रवाई जारी रही है। और उसमें पहले मिसेज आमना मलिक को सुना गया, उनसे पूछा गया, क्योंकि अदालत ने कौंसिल ने जो है वो उनसे कहा था कि वो जो शवाहिद है मटीरियल है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंप्लेंट के साथ नहीं लगाया था, वो सिर्फ मटीरियल लेकर आए। तो उस हवाले से जो भी उनके मौक़िफ़ था वो जाहिर है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा। उन्हीं की जुबानी जो कुछ हमने सुना है वो है। बहरहाल उसी मीटिंग के अंदर जैसे सरदार तारिक मसूद भी थे और उन्होंने अपना डिफेंस पेश किया और अपने जो एविडेंस थी वो सारी पेश की, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ज़राए के मुताबिक मुतफिका तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो डिसमिस कर दी है। अब इसका एक और पुराना पस मंजर भी है। जब 6 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जस्टिस तारिक मसूद को फोन किया था और फिर उसमें इस मिसेज आमना मलिक के रेफरेंस का हवाला दिया था, तो उन्होंने फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा और कहा कि जनाब मैं चाहता हूं कि ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखे और जो अगर दरखास्त गुजार गलत साबित हो तो फिर उसके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स हैं 14 रूल 14 उसके तहत फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो अब इतलात ये हैं कि उनके खिलाफ जो है मुतफिका तौर के ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो कि जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हैदर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल है, उसने मुतफिका तौर पर ये जो कंप्लेंट है ये डिसमिस कर दी। और दूसरा जनाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का भी मामला है, वहाँ पे तो वकला की टीम भी पता चली, ख्वाजा हारिस भी और दीगर जयद वकला भी इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या सदा कर रहे हैं कि मौखर की जाए कार्रवाई? जी हाँ, जो अब तक की कार्रवाई हुई है क्योंकि उसमें वो चल रही है अभी भी कार्रवाई, और उसमें जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से ख्वाजा हारिस एडवोकेट पेश हुए हैं और उन्होंने आज, आपको ये भी पता होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की ये जो कार्रवाई है
इसके खिलाफ एक आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और इसी हवाले से उन्होंने एक खत जो है वो जस्टिस मुजाहिद का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनकी आईनी दरखास्त का हतमी फैसला न हो जाए ये कार्रवाई रोक दी जाए। ताहम इस दौरान जो है वो दलाइल के दौरान वक्फा हुआ था नमाज मगरिब का, और उसके बाद क्योंकि तमाम कंप्लेनेंट भी वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला भी हैं और जो इंडिविजुअल कंप्लेनेंट हैं वो भी सारे वहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी कहा गया था। और फिर बिलखुसूस 2 प्रॉपर्टीज के हवाले से जो लाहौर की मुख्तलिफ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और शायद कंटोनमेंट बोर्ड, उनके ऑफिसर्स को भी रिकॉर्ड समेत तलब किया गया था। तो अभी जो है वो अभी तक वो कार्रवाई जो है वो चल रही है। इसमें नमाज का वक्फा ज़रूर हुआ था। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। चलें जी, ये तो हम रिपोर्ट इसे कर सकते थे क्योंकि कवर तो नहीं की जा सकती, तो जो आमना मलिक साहबा उनसे जो गुफ्तगू सहाफ़ियों की हुई, जो दरख्वास्त गुजार थी, उसको वो रिपोर्ट करते, ये मैं नाज़रीन को वजाहत करता चलूँ क्योंकि हम उस कार्रवाई में मौजूद नहीं, ना उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका जो मौक़िफ़ था उस हद तक और जो अभी तक की इत्तलात मिली थी वो क़य्यूम सिद्दीकी साहब बयान कर रहे थे। इंतहाई अहम और हसास मामला, इसलिए इसमें एहतियात ही बरतनी होगी। अच्छा, हम वापस आते हैं। अगला मामला भी हसास है। वो क्या? इसलिए देखें, वो जिन मुलाकातों का आपने जिक्र किया है कि वो मैं वापस इसी पे आ रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। सफ़ीर जो मिल रहे हैं, सफ़ीर भी मिले हैं, और आपको मैं ये बताऊँ कि जो सियासतदानों से मिले हैं और उनमें से कुछ से जो मुलाकातें हुई हैं, मैं जाके उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या सवालात उठाए हैं। देखें, वो इनसे ज़्यादा बाखबर थे पाकिस्तान के हालात के हवाले से। वो पूछ रहे थे कि हक़ाइक़ क्या हैं, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, इंतखाबात के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। एक चीज़ कहीं वो ये तो नहीं पूछा था कि आपके पल्ले क्या है? आपने कहा कि एलामिया इस दफ़ा क्यों आए हैं। एलामिया इसलिए आए हैं कि दोनों पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इनकी लीडरशिप ने वहाँ पर एक इशू उठाया है, इसलिए कि पाकिस्तान पे उसके असरात हैं, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। उन्होंने देखें, इस सूरत हाल में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपके ख्याल में फ़लस्तीन के इशू के हवाले से पाकिस्तानी जज्बाती नहीं है? बिल्कुल है। और फिर इन दोनों ने एलामिया का जिक्र किया। मैं कोट करता हूँ आपको एक बंदे को कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जिन 3 लोगों से मुलाकात हुई, उनमें से एक ने मुझे ये बताया कि जब हमने एम्बेसडर से पूछा कि अमेरिका का तो एक तारीख़ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, शहरी आज़ादियों के हवाले से, लेकिन ये जो हुआ है वहाँ पर, इसे आप किस तरह देखते हैं? तो उन्होंने उन्हें मुतमिन नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मुलाकातें जो हैं पाकिस्तान के हालात, आने वाले इंतखाबात के वजह से इम्पॉर्टेंट हैं। और आपने साथ वो जो मुबस्सरीन का जिक्र किया है, मुबस्सरीन पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए भी एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है। मैं समझता हूँ ये जो पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत, गैर जानिबदाराना हैसियत को एक बड़ा इशू बनाया जा रहा है। यकीनन फिर वो यहाँ से इन चीज़ों का नोटिस लेंगे, इस पर सियासी क़यादत से भी पूछेंगे। जो मुलाकातें अब तक हुई हैं, इन्होंने तो यही बात उन्हें कही है जी कि इंतखाबात के लिए तैयारियाँ भी जारी हैं और हम भी तैयार हैं, लेकिन हुकूमत साजी के अमल जो है, देखें, वो ये समझते हैं कि जी इन इंतखाबात के नतीजे में अगर आप हुकूमत में आएंगे तो आप, उन्होंने 8-10 क्वेश्चन थे जो सबसे किए हैं, तो लिहाजा उन क्वेश्चंस में उनकी अपनी तशवीश भी है। इसलिए कि साइफर जब इशू बना है तो पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने कैफियत तारी की थी अमेरिका के ख़िलाफ़, लेकिन ख़ुद तो उन्होंने कहा कि नहीं अमेरिका उसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो जो ऑडियो आपको याद है ना, जिसमें उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल को कहा कि अमेरिका को छोड़ दें, हमने इस पे खेलना है। भाई, किस पे खेलना था? आपने पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सुपर पावर, मेरी तो अपनी रिजर्वेशन है, लेकिन वो बहरहाल पाकिस्तान का दोस्त मुल्क था, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर एक नफ़रत पैदा हुई। बाद में आप उससे पीछे हट गए, लेकिन उनको ये तशवीश ज़रूर है कि आखिर बिला वजह या जिन बुनियादों पे कैफियत तारीख की गई है वो दुरुस्त। शामी साहब, ये कोई मामूल की कार्रवाई होती है इस तरह से सफरा की मुलाकातें इस हद तक और फिर एलामिया भी जारी होना, या ये इस बात की नवीद हैं कि वो इलेक्शन के बारे में कंसर्न रखते हैं और इलेक्शन के बारे में यकीन दहानियाँ मांग रहे हैं सियासी क़यादत से? देखिए, जो गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं या दूसरे सफारतकार होते हैं, वो किसी भी मुल्क में हों, वहाँ के हालात से वाकिफ़ होना और अपनी हुकूमतों को उनसे मुत्तला रखना, ये उनका एक फ़राइज़ का हिस्सा है। और अभी तो आप देखिए, हमारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो ये बयान दे दिया कि पीटीआई के चेयरमैन से IMF के लोग और सफारतकार जो है मिलते रहते हैं। उसकी फिर तहदीद करनी पड़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब को कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। वगरना तो ये बहस शुरू हो गई थी कि IMF के लोग जो हैं जनाब चेयरमैन साहब से मुलाकातें कर रहे हैं
और दूसरे सफारतकार भी उनके पास आ रहे हैं, तो वो बात तो गलत साबित हो गई। लेकिन अब ये जो यानी मुलाकातें हो रही हैं, ये तमाम सियासी जमातों के सरबराहों से या जिम्मेदारों से हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, और फिर आप देखिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से और दूसरी सियासी जमातों के लोगों से भी मिलना हुआ है, जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हुई है। तो ये एक वसी तनाजुर में अगर हम देखें इसको, तो ये मामूल की कार्रवाई है, इसमें कोई गैर मामूलीपन मैं तो नहीं देख रहा। और मौका ये अच्छा हो गया कि पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात हैं फ़लस्तीन के हवाले से और गजा के हवाले से, उनसे भी आगाह कर दिया गया उनको, और बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम के जज्बात जो है बहरहाल इसमें बहुत बफरे हुए हैं, वो बड़े उनको जाहिर है कि दुनिया को उसे आगाह होना चाहिए। और ये जो ह्यूमन राइट्स की बात होती है और इंसानी हुकूक की बात होती है, ये इंसानी हुकूक कहाँ सो गए हैं? अस्पताल पर हमले हो रहे हैं, बल्कि अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, और बच्चे, नौमौलूद बच्चे मर रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, अस्पतालों में पनाह लेने वाले लोग मर रहे हैं, और दुनिया सोई हुई है, जंगबंदी का नाम नहीं ले रही। ना अमेरिका की तरफ से जंगबंदी की बात हो रही है, ना बरतानिया की तरफ से जंगबंदी की बात हो रही है। तो ये भी मसाइल हैं, उनके भी मसाइल हैं जिनसे हमें उनको आगाह करना चाहिए अपने कंसर्न से। ये बहरहाल ये तो बहरहाल एक अपनी जगह अहम तरीन नुक्ता है कि जो कौम के सियासी जमातों के जज्बात हैं इस खास मामले को लेकर के वो इन सफ़ीरों की खदमत पेश किए, ये तो बात ठीक है। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये वाकई एक छोटी सी मैं गैर मामूली बात बता दूं, माजी में भी मिलते रहे, हुकूमती ज़िम्मेदारान से भी मिले, सियासी लीडरशिप से भी मिले, लेकिन पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले, और वो भी ठीक है कि वो इलेक्शन करवा रहे हैं। अब वो इंतजामी अफसरान से भी मिलते हैं, IG से भी मिले हैं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से भी मिले। ये मामूली नहीं है, मैं नहीं, ये मेरे ख्याल में गैर मामूली है। मेरा और आपका इस पे कंसेंसस है जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, ये ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द यूजुअल बिजनेस। देखिए, जितना सफारत खाने हैं खुसूसी तौर पे जिनका नाम लिया जा रहा है, UK, US के, यूरोपियन यूनियन के, चाइना के, जी, इनके पॉलिटिकल सेक्शंस हैं, उनमें लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सियासत में रोज़ाना होने वाले वाक़यात को रिकॉर्ड पे ले आते हैं। रोज़ाना के बुनियाद पे आप 30 साल 40 साल पहले के जो उनके डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात अब सामने आ चुके हैं, केबल्स की सूरत 30 साल के बाद वो सामने आ जाते हैं। उसमें क्या है, हमने देखा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई वाक़या होता है, वो अपनी हुकूमत को आगाह करते हैं। उनके ज़राए सिर्फ ये नहीं होते कि वो सियासतदानों से मिलने गए हैं तो वो उनको सच बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्होंने तो अपनी सियासी जमात की बात करनी है, अपना मौक़िफ़ देना है। और वो सफारतकार जो है वो मंझे हुए लोग हैं, वो सारी दुनिया उन्होंने घूमी है, देखी हुई है, उनके इतलात के ज़राए मुख्तलिफ होते हैं और मुस्तनद होते हैं। सहाफ़ियों से भी मिलते हैं, दानिशवरों से, सहाफ़ियों से मिलते हैं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, हम भी मिले हैं अभी जी, सबसे मिलते हैं। वो उनके हमसे भी वो सियासी हम बताते नहीं हैं जी, हम बताते, रिपोर्ट नहीं होती, हम रिपोर्ट जी, ज़राए जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ सियासतदान नहीं होते, सबसे मिल के। लेकिन इस वक्त जो वो मुतहर्रिक नज़र आते हैं कुछ, मेरा ख्याल ये है कि ये गैर मामूली है, मामूली बात नहीं है। क्यों कि जिस तरह से कुछ लोगों के पाकिस्तान में कुछ रिजर्वेशन है, शुकूक व शुबात हैं, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कौन सी सियासी जमात हिस्सा लेगी, कोई नहीं लेगी, और जिस किस्म की बातें बिलावल साहब कर रहे हैं, वो तो सामने एक सियासी जमात कह रही है कि प्लेन लेवल फील्ड नहीं है, किसी को कहते हैं वो लाडला आ रहा है, वो अनोखा लाडला है। इस किस्म की जब बातें हो रही हैं तो शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं, तो वो सारी दुनिया के जो मुबसरीन हैं और ख़ुद तौर पे जो सफारतकार हैं, वो पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं कि क्या इंतखाबात शफाफ होंगे या नहीं होंगे। और ये आवाज़ें अभी हालिया दिनों में अमेरिकी कांग्रेस में भी उठी हैं कि जहाँ पे उन्होंने, कुछ लोगों ने कोशिश की कि पाकिस्तान की जो भी बची खुची इमदाद है उसको भी बंद कर दिया जाए। तो ये गैर मामूली वाक़यात हैं, इनको हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में और ख़ुसूसी तौर पे इंतखाबात के बारे में मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर तासुर क्या पैदा हो रहा है। और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी कि तासुर मनफी जाए हमारे पास। हमें ये देखना पड़ेगा, तो पहले जो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने की है, क्या वो बात चलती है या जो बिलावल जरदारी भुट्टो साहब कह रहे हैं वो बात चलती है। उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे क्या इस वक्त राय पाई जाती है
और फिर जाहिर है कि सफारतकार अपनी राय कायम करके अपनी हुकूमतों को आगाह कर। पहले तो इंतखाबात के वाले से कन्फ्यूजन थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। हो रहे हैं। अब इंतखाबात की शफाफियत को इशू बनाया जा रहा है। बुनियादी तौर पे तो ये तहरीक इंसाफ काम कर रही थी और सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब जो मैं समझाऊं कि वो भी बिलवास्ता तौर पे इसी अमल का हिस्सा नज़र आए हैं और आसिफ जरदारी साहब को इसलिए बयान देना पड़ा है कि वो तो शफाफियत की बात भी कर रहे हैं, वो इत्मीनान की बात भी कर रहे हैं। इस बात का नोटिस फिर आसिफ जरदारी साहब को खुद ही लेना पड़ेगा, चूँकि पार्टी के अंदर वो शरीक चेयरमैन है, एक चेयरमैन एक शरीक चेयरमैन है, पीपल्स पार्टी वहाँ कहाँ खड़ी है ये बात उन्हें क्लियर करनी पड़ेगी। तो शामी साहब, इसमें चले इमरान खान साहब की एक अपनी पॉलिटिकल उनका एक स्टैंड रहा है, वो तो मिल बैठने को एक ज़माने तक तैयार नहीं थे, बाद में फिर उनकी क़यादत अब ये चाहती है, फिर कमेटियाँ बनी कि दीगर सियासी जमातों से रवाबित करें, लेकिन बाद में जब पानी सर से गुजर गया तो इस सब में जो बड़ी सियासी जमातें नून लीग हो, मुस्लिम लीग या UIFA या जमात इस्लामी, ANP, MQM, इनको आपस में मिल बैठने में क्या हर्ज है? ये क्यों नहीं इस मुद्दे पर बैठ जाते और ये जो बादल छाए हुए हैं शुकूक शुबात के, उनको दूर कर दें? देखिए, इनके तो आपस में राब्ते हैं, इनमें से तो किसी ने कहा कि वो कुट्टी करके बैठी हुई हैं, वो तो एक दूसरे से मुलाकात भी हो रही है, बात भी हो रही है, टेलीफोन पे राब्ते भी हो रहे हैं, तो इनका तो मसला नहीं है। लेकिन जब बुनियादी बात है इस वक्त जो पीटीआई को गौर करना चाहिए ना अपने मामलात पर, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इनिशिएटिव ले, वो रास्ता बनाए, मुश्किलात उसको घेरे हुए हैं, उसको उन्हें कम करना है उसको। यानी उसने जब वो इख्तिदार में थी उस वक्त भी अपने हरीफों से हाथ नहीं मिलाया और अब भी वो इस पर तैयार नजर नहीं आती। तो पहले तो पीटीआई को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए और पीटीआई को अपनी क़यादत जो है, देखे ना, उसकी क़यादत तो जेल में है, चेयरमैन भी जेल में है, वाइस चेयरमैन भी जेल में है, खत्म हो रहा है कल तक, और कायम मुकाम ओहदेदार कुछ मुतय्यर नहीं हो रहे, साहब ये कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर करें ताकि नज़्म व ज़ब्त पे काम करें। वो ज़रूरत को महसूस करते हैं, उनके हाथ में कुछ। शामी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मुफाहमत होनी चाहिए, बैठना चाहिए, उस वक्त भी वो बैठा सकते थे, लेकिन उनके तो किरदार से मुतमिन ही नहीं है, अंदर बैठे हुए साहब भी। वो पूछते हैं कि देखें ना उस पार्टी में किस बंदे से बात करना पड़ेगा ना। एक ब्रेक नाज़रीन, यहाँ आगे इस मौजू कल तक उठा रखते हैं, लेकिन यहाँ एक ब्रेक। और नाज़रीन, कल ट्रेविस हेड ने लाखों करोड़ों जो दिल हैं वो तोड़े भारतीयों के, इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई, हेड ब्रेक्स हार्ट्स। $2.5 अरब का रेवेन्यू भारत ने हासिल किया इस वर्ल्ड कप से, लेकिन ट्रॉफ़ी फिर भी भारत के हाथ ना आ सकी। आसमानों पर उड़ती जो भारतीय पतंग थी उसे ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी लम्हों पे काट लिया और छठी बार ट्रॉफ़ी पे अपने हाथ जमाए हैं। बड़ा ये इवेंट है, क्रिकेट का दुनिया में बड़ा मैसेज किया है, लेकिन भारतीय अरमान जो हैं वो आंसू में बह गए हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।